नमस्कार साथियों, मैं रितेश भटनागर एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूँ और आज इस क्लास में हम जो बात करने वाले हैं जो हमारा कोर्स है सीयूईटी एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का, उसमें जो चैप्टर फर्स्ट हमारा है मानव भूगोल में, उसमें हम बात करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट में जो आपका दे रखा है, आपका चैप्टर का नाम मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। जी हाँ, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं पूरा डिटेल आपको बता दूंगा किस तरह से क्या क्या इसमें जो मूल बातें हैं चैप्टर में वो क्या क्या है, और फिर किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन दोनों की बात मैं आपसे करूँगा। और लास्ट में हम प्रैक्टिस भी हम करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपने चैप्टर का नाम देख लिया था, मानव भूगोल। अब मैं आपको कुछ बात बता दूँ यहाँ पर कि मानव भूगोल क्या है, पहले तो वो समझो आप। मानव भूगोल हमारा एक पूरा का पूरा एक बुक दे दिया हमें, और हमें ये समझना पड़ेगा कि मानव भूगोल क्या है। जैसे भूगोल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है, तो भूगोल का केंद्र बिंदु है पृथ्वी। क्योंकि हम भूगोल में क्या कर रहे हैं, पृथ्वी का अध्ययन कर रहे हैं, पृथ्वी पर जो वितरण है उसको देख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस बात को समझिएगा कि मानव भूगोल भी आपका जो है भूगोल का एक एक पार्ट, एक शाखा है। अगर मैं भूगोल को बांटूं तो मैं मूल रूप से बड़े पैमाने पर बांट सकता हूं दो भागों में। एक मैं कह सकता हूं कि भौतिक भूगोल, जिसमें हम केवल भू संरचना जो संरचनाएं हमारी है, जो लैंडफॉर्म्स है, जो स्ट्रक्चर्स हमारे हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। और एक यहाँ जो आपका आ रहा है मानव भूगोल, उसमें हम बात करेंगे मानव के बारे में। अब मानव के बारे में क्या बात करेंगे, तो एक बात को समझिएगा कि मानव के बारे में हम यहाँ बात ये करेंगे कि मानव और पृथ्वी जो आपकी है या जो प्रकृति है, उसका संबंध क्या है। किस तरह से मानव जो है वो प्रकृति को प्रभावित कर रहा है और किस तरह से प्रकृति मानव को प्रभावित कर रही है। और इसी के आधार पर आपकी कुछ जो है संकल्पनाएं बनी हुई है, जिसे हम जानते हैं निश्चयवाद, संभववाद, इन नामों से। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है अध्ययन का, वो मानव है। मानव के वितरण की भी हम बात करेंगे, वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे। यानी जैसे आप देखेंगे जनसंख्या, तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स आपके हैं प्राकृतिक, उनके बारे में हम बात यहां पर करेंगे, कौन कौन से हैं। फिर किसी देश के अंदर जनसंख्या ज्यादा है तो उसका कारण क्या है, किस देश में जनसंख्या कम है उसका कारण क्या है। यानी कुल मिला के इस बुक के अंदर जो केंद्र बिंदु आपका है वो मानव ही है। फिर मानव के जो जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं उनके बारे में बात करेंगे। मानव का जो अधिवास है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कुल मिला के इस जो बुक के अंदर जो दे रखा आपका, वो पूरा का पूरा जो केंद्र बिंदु दे रखा है वो मानव दे रखा है, और मानव की क्रियाएं दे रखी है, और उन क्रियाओं का प्रकृति पर प्रभाव क्या पड़ रहा है वो भी बताना है। आगे यहां से बढ़ते हैं, मैं कुछ परिभाषाएं आपको बता दूं जो संबंधित आपकी है मानव भूगोल से। अच्छा, जब भी कोई परिभाषा किसी व्यक्ति ने दी है तो हमें उसे लिखना होता है उसी की भाषा में, जैसे दी है वैसा का वैसा। जैसे यहां पर मैं कुछ परिभाषाएं आपको दे रहा हूं, तो एक तो व्यक्ति कौन है, रेड जेल। एक व्यक्ति आपका है एलएनसी सैंपल। एक आपके व्यक्ति आ रहे हैं ब्लास्ट, जिसे हम जानते हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं, इनके द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है मैं उनकी बात आपसे करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका रेड जेल है, ये रेड जेल को ध्यान रखना कि रेड जेल को मानव भूगोल का जनक भी माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि मानव भूगोल का जनक कौन है, पिता कौन है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो वो हो जाएगा रेड जेल। अब यहां पर एक और जो आपका आ रहा है नाम सैंपल, तो देखो रेड जेल तो हो गया यहां पर पिता। अब जो यहां पर रेड जेल है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, तो जर्मनी से कर रहा है, मतलब जर्मनी का है। अब यहां पर एक नाम आ रहा है सैंपल, तो जो चर्चिल सैंपल आपकी है, जो सी है इसका पूरा नाम हो जाएगा एलन चर्चिल सैंपल। तो जो सैंपल आपकी है ये आपका जो है रेड जेल की शिष्या है। क्या बोलते हैं इसे अपन, कि ये रेड जेल की शिष्या है, रेड जेल की शिष्या है सब। ठीक है, और ये दोनों जो है ये समर्थक है निश्चयवाद के, यानी ये प्रकृतिवादी बात करते हैं, प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं। अब यहां एक नाम आ रहा है ब्लाश का। तो जो ब्लाश है, ये ब्लाश जो आपका है ये संभववाद का समर्थक है, और यह फ्रांस से है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जर्मनी का, एक व्यक्ति अमेरिका से, और एक व्यक्ति आपका फ्रांस से, और तीनों के मत हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले जो परिभाषाएं दी हैं उनकी अगर हम बात करें मानव भूगोल की, तो रेडजल ये कहता है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है।
मतलब मैंने जो बताया भी आपको वही बात हो रही है यहाँ पर कि मानव भूगोल क्या है, जो मानव समाज है और जो धरातल है उनके मध्य जो संबंध है उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। ये कौन कह रहा है? रेडजल कह रहा है। अब यहां पर जो आपका है, जो परिभाषा दी गई है रेडजल द्वारा, उसमें संश्लेषण की बात कर रहा है। ठीक है, यानी इन दोनों के संबंधों का जो है संश्लेषण आपका जो है वो क्या है? मानव भूगोल है। ये कौन बता रहा है? रेडजल बता रहा है। अब यहां आते हैं तो सैंपल का नाम आपका आ रहा है एलएनसी सैंपल। तो जो सैंपल आपकी है ये क्या बोल रही है कि जो मानव भूगोल आपका है वो अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी मतलब पृथ्वी स्थिर नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि पृथ्वी हमारी स्थिर नहीं है साहब। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, कहीं जगह पर इस क्रियाशील मानव के स्थान पर आपका चंचल मानव शब्द भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो क्रियाशील मानव कह दो या चंचल मानव कह दो, इसके अकॉर्डिंग, सैंपल के अकॉर्डिंग। क्रियाशील मानव क्या है? क्रियाशील मानव वो हो गया जो क्रिया कर रहा है। ठीक है, क्रिया कर रहा है मतलब क्या हो रहा है साथियों? यहां पर आपका कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे उसका जीवन यापन हो रहा है। ठीक है, और वो एक्टिविटी कहां करेगा? पृथ्वी के ऊपर करेगा, है ना। तो यानी कि आप यहां पर ये कह रहे हैं, जो चंचल से जो सैंपल है वो कह रही है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और जो क्रियाशील मानव है उसके बीच में जो आपका है परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। संबंध क्या बता रहा है? ये बता रही है कि परिवर्तनशील संबंध है। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि आप मान लीजिए कि कृषि कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि बड़े पैमाने पर जब हम बात जब करते हैं कृषि की, तो हम कहते हैं कि 3 प्रकार की फसलें हम उगा रहे हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो आप यह देखें कि आप साल भर रबी की फसल नहीं उगा सकते, आप साल भर खरीफ प्राप्त नहीं कर सकते, आप साल भर जायद प्राप्त नहीं कर सकते। तो जैसे ही प्रकृति में परिवर्तन आया, प्रकृति में परिवर्तन आते ही क्या हुआ? आपके संबंधों में परिवर्तन आ गया, यानी कि आपके जो क्रियाकलाप थे उसमें परिवर्तन आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो चर्चिल सैंपल कह रही है यहां पर कि जो आपका मानव भूगोल है वो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं यहां से। तो सैंपल की जो परिभाषा है वो गत्यात्मकता जो आपकी है साथियों, उसमें जो गत्यात्मकता आपका है वो मुख्य शब्द है। मतलब गत्यात्मकता का मतलब हो गया यहाँ पर परिवर्तनशीलता जो आपकी है वो इसका मुख्य शब्द आपका है। आगे बढ़ते हैं यहां से, ब्लॉश की हम बात करते हैं। तो जो ब्लाश है वो क्या कह रहे हैं? ब्लाश को मैंने बताया आपको, ये संभववाद का जो है परिचायक है, संभववाद की बात करता है। संभववाद में मानव को ये रखता है सर्वोपरि, प्रकृति को रखता है बाद में। अब देखिए यहां पर यह कह रहा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना क्या है? मानव भूगोल है। कौन कह रहा है ऐसा? ये कह रहा है ब्लाश कह रहा है। इसका पूरा नाम क्या है? पोल विडोल डिला ब्लाश। अब वापस में बता रहा हूं इसकी परिभाषा कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम है तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। ये भी वही बात कर रहा है। देखो समझो बात को, यहां पर भौतिक नियम यानी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम। यहां पर इसने क्या बोला? अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी घूम रही है, अस्थिर है ना। और जब वो घूम रही है, जब सूर्य के चक्कर लगा रही है, उसी कारण से क्या हो रहा है? ऋतुएं बन रही है। और जब वो अपने घूमती अक्ष पर, उससे क्या हो रहा है? दिन रात बन रहे हैं। तो सेम बात ये भी ये कह रहा है कि जो पृथ्वी है वो भौतिक नियम जो आपके उसके हैं उनसे क्या हो रही है? वो हो रही है नियंत्रित। और जो आपका जीव उस पर रह रहा है, यानी मानव जो उस पर रह रहा है, उनके वजह से संबंध है, वही आपका मानव भूगोल है। अब ये जो आपका है ये कह रहा है कि मानव भूगोल और जो मानव भूगोल साथियों जो आपका है वो पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। ठीक है, इन तीनों जो आपकी परिभाषाएं हैं उनमें एक ही बात पर जोर दिया गया है। क्या दिया गया है? कि जो आपका मानव भूगोल है वो पृथ्वी और मानव के मध्य जो संबंध है उनको दर्शाता है। बस एक सिंपल सी लाइन में, लेकिन पर्टिकुलर इन जो परिभाषाओं को आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम पूछ सकता है कि परिभाषा किसने दी। आगे बढ़ते हैं यहां से। आई थिंक ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे यहां से और अब हम चलते हैं यहां पर। एक बात यहां पर मैं बता दूं आपको, जो मैंने संकल्पनाएं आपको बताई थी उन संकल्पनाओं में कुछ बातें मैं ऐड कर लूं। जैसे आपको 3 संकल्पनाओं के बारे में मैं बता देता हूं पहले ही। कौन कौन सी संकल्पना है? पृथ्वी और मानव के संबंधों के मध्य की बात हम कर रहे हैं। पृथ्वी व मानव के संबंध की संकल्पनाएं। तो संकल्पनाएं हमें समझनी पड़ेगी कि कौन कौन सी संकल्पना आपकी जो है वो आपका पृथ्वी और मानव के जो है संबंधों को दर्शाती है। तो पहली बात है निश्चयवाद।
निश्चयवाद जो आपका है, या इसे हम कह सकते हैं प्रकृतिवाद। निश्चयवाद या आपका प्रकृतिवाद क्या है उसको समझिए। तो निश्चयवाद या जो प्रकृतिवाद की आप बात करते हो दोस्तों, इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है। जो निश्चयवाद के समर्थक हैं वो प्रकृति को सर्वोपरि मानते हैं, प्रकृति को सर्वोपरि माना जाता है। प्रकृति को सर्वोपरि माना जाता है किनके द्वारा? इसके जो समर्थक हैं उनके द्वारा। ठीक है, इसके जो समर्थक है उनके द्वारा प्रकृति को क्या माना जाता है? सर्वोपरि माना जाता है, ध्यान रखना। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना कि इसके जो समर्थक हैं, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनकी बात ही करूंगा केवल मैं, तो इसके समर्थक में आपको एक नाम देना पड़ेगा, रेड जेल, जो कि एक तरह से मान सकते हैं कि इसका जनक भी वही है ना, रेड जेल। और जो आपका इसकी शिष्य है चर्चिल सैंपल, तो जो सैंपल आपकी है वह भी क्या हो जाएगी? इसकी समर्थक हो जाएगी। तो रेड जेल और जो सैंपल है वो क्या हो जाएंगे? इसके समर्थक के रूप में आप जो है इनको जान सकते हैं इसके। अब इसका क्या एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको, तो समझिए बात को। चर्चिल सैंपल ने इसका समर्थन करते हुए एक बात कही कि प्रकृति जो है वो मानव को ढालती है अपने अनुसार। अब प्रकृति मानव को कैसे ढालती है? तो इसने एक एग्जाम्पल दिया कि जो व्यक्ति या जो लोग रहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जो पर्वतीय भागों में रहते हैं, उनकी जो पैर होते हैं वो पैर मजबूत होते हैं, जो पांव होते हैं वो क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। क्यों होते हैं मजबूत? तो ये जो पैर मजबूत होने से क्या होगा? वो आसानी से पहाड़ों पर चढ़ उतर सकते हैं। ठीक है, और इसका ये कहना है कि जो व्यक्ति तटवर्ती एरिया में रहते हैं, जो व्यक्ति आपके जो है रहते हैं कोस्टल एरिया में, उनके जो ऊपर का भाग है, ये जो बाजुएं होती है, हाथ जो होते हैं, वो आपका मजबूत होता है। क्यों होता है? कि उन्हें क्या करना पड़ता है? नाव चलानी पड़ती है। तो ये जो समर्थन कर रही है, कौन कर रही है? सैंपल। उसने ये आपका जो दिया है उदाहरण कि प्रकृति जो है वो मानव को अपने अनुसार ढाल देती है। जैसा कि मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था कृषि वाला, कि जब आपका रबी का मौसम होगा तो आप रबी बोएंगे, जब आपका खरीफ का मौसम होगा तब खरीफ बोएंगे, और जब जायद का होगा तब जायद बो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप खरीफ के मौसम में रबी बो दोगे तो वो उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। यानी ये कह रहे हैं कि प्रकृति जो है वो सर्वोपरि है, प्रकृति अपने अनुसार मानव को चलाती है। इसका बहुत छोटा एग्जांपल लेते हैं अपन, जो आपके सिलेबस पे दे रखा है या आपकी जो बुक में दे रखा है। तो यहां पर आप देखें कि मानव का प्रकृतिकरण कैसे हुआ, यानी प्रकृति ने मानव को किस तरह से अपने अंदर ढाल लिया। तो आप यहां देखेंगे दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको, यहां पर एक कहानी आपको दी जा रही है। ठीक है, और ये कहानी जो आपकी है वो बताएगी आपको कि प्रकृतिवादी या आपका जो निश्चयवादी है, जो निश्चयवाद आपका है वो किस तरह से काम करता है। यहां पर एक नाम दिया है बेंदा, एक व्यक्ति को माना होगा बेंदा, और ये कह रहे हैं कि बेंदा जो है वो मध्य भारत के अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगल में रहता है। ये जो आपका अबुझमाड़ क्षेत्र, ये कहाँ आता है? तो आपका एक क्षेत्र है छत्तीसगढ़ के अंदर, बस्तर। उस बस्तर क्षेत्र में ये आपका इलाका पड़ता है, जंगल का इलाका अबुझमाड़। ठीक है, जंगलों में रहता है। ठीक है, और यहां उसने दिखाया कि उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं। मतलब टोटल झोपड़ियां कितनी है? 3। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम लोग वहां पर निवास करते होंगे। फिर ये कह रहा है आपका यहां पर दोस्तों कि जंगल के बीच में रहता है, यहां तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्राय गांवों में मिलती है यहां दिखाई नहीं देते। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे जो घर के आसपास का जो एरिया होता है, जो हमारा मोहल्ला होता है जहां हम रहते हैं, वहां पर आपको कुत्ते आपको दिखाई देंगे, पक्षी आपको दिखाई देंगे, लेकिन वो यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि छोटी लंगोटी पहने, हाथ में कुलाड़ी लिए वह पेंडा, यानी वन का जो सर्वेक्षण करता है, यानी वन में जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहां? छोटी लंगोटी। अब लंगोटी आप कहां पहन सकते हो? जहां पर आपका गर्मी का मौसम होगा, जहां गर्मी होगी वही लंगोटी पहन सकते हो। अगर मान लो बर्फ होता तो क्या करना पड़ता? उसको चमड़े के वस्त्र पहनने पड़ते, है ना। अब यहां एक बात समझिएगा, छोटी लंगोटी पहनकर कुल्हाड़ी लिए वो पेंडा वन का सर्वेक्षण करता है, जहां उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। यहां पर एक कृषि का नाम है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को दोस्तों समझना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहां पर जो भी शब्द आएगा उससे प्रश्न बन सकता है। स्थानांतरित कृषि क्या है? तो आपको मैं बता दूं, स्थानांतरित कृषि जो आपकी है, ऐसी कृषि
जिसमें जंगलों को जलाकर मैदान बना दिया जाता है ना, जंगल साफ करके मैदान बनाते हैं, और जो जंगल जलाने के बाद जो राख होती है उस राख का उपयोग करते हैं खाद के रूप में, और वहां पर खेती करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ए स्थान पर कृषि की, 4-5 साल आपने कृषि कर ली, और 4-5 साल बाद जब यहाँ की उर्वरकता जो है, या जो आपकी उपजाऊपन जो आपका है, उपजाऊपन कम होने के बाद में आप इस स्थान को छोड़कर चले गए किसी और स्थान पर, मान लो यहाँ आ गए बी स्थान पर, तो यहां से क्या हो गया, आपका स्थानांतरण हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया आपका। यहां से आप कहां आ गए? यहां आ गए, स्थानांतरित हो गई ये कृषि। अब मान लो यहां पर ऐसा किया और वापस से यहां भी जो आपका है उपजाऊपन कम हो गया, आप कहां आ गए? सी पर। इस तरह से आप स्थान को छोड़ते हुए आगे से आगे बढ़ते हो। इस कृषि को आप जानते हैं पूर्वी भारत में जुम या जुमिंग के नाम से, जुम या जुमिंग के नाम से जानते हैं। और इसका एक नाम और बड़ा प्रसिद्ध है, बुश फेलो। क्या नाम है? बुश फेलो। बुश फेलो कृषि भी हम इसे कहते हैं। अब ये जो कहानी आपकी है, ये कहानी कहां की है? छत्तीसगढ़ की। तो एक प्रश्न बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हो? तो जो छत्तीसगढ़ का इलाका आपका है, छत्तीसगढ़ में इसे हम कहते हैं दीपा। तो दीपा नाम कहां आ गया? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो कृषि आपकी है, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं वापस, अपन आते हैं बेंदा के पास, और बेंदा क्या कर रहा है आगे उसको देखते हैं। तो यहां पर देखें कि बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। मैंने बताया भी आपको। राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है, बताया मैंने भी आपको यहां पर ये बात। फिर अपने चारों ओर खिले हुए महुआ के वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न है। महुआ की बात भी करनी पड़ेगी कि ये महुआ क्या है दोस्तों। तो ध्यान ये रखिएगा यहां पर साथियों, महुआ जो है, जो महुआ आपका साथियों वृक्ष है, ये महुआ वृक्ष आपका किस काम आता है उसकी बात भी हम करेंगे। तो ध्यान रखना, महुआ जो वृक्ष होता है उसे हम एक तो जानते हैं, इससे हम कहते हैं आदिवासियों का कल्प वृक्ष। आदिवासियों का कल्प वृक्ष भी हम इसे कहते हैं। अब महुआ से जो है आपका जो दोस्तों प्राप्त होता है फूल, इस महुआ फूल से आप बनाते हो देशी शराब। देशी शराब बनाई जाती है दोस्तों, और इस देशी शराब को कहा जाता है महुड़ी। महुड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। और जो फूल होता है, जो पुष्प, जो आपका फल होता है, सॉरी साथियों, आपका ये जो फल होता है, ये खाने में मीठा होता है। खाने में कैसा होता है? मीठा होता है। तो अपने यहाँ जो है पशुओं को खिलाने में भी ये काम आपका आता है। और अगर मनुष्य भी खा ले तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ रहा, खाने में स्वाद में मीठा ही होता है। अब यहाँ पर इसका देखेंगे बात, तो जो महुआ आपके लगे हुए हैं, उस महुआ को देखकर क्या हो रहे? खुश हो रहे हैं कि अपने चारों ओर खिले हुए महुआ के वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न है। अब बेंदा प्रसन्न क्यों है तो मैंने बता दिया साथियों, कि उस वृक्ष से क्या बन रही है? शराब बन रही है। तो बेंदा प्रसन्न हो गई होगा, है ना? क्योंकि आपका जो व्यक्ति दिन भर काम करेगा, थकान मिटाने के लिए वो इस तरह के जो है पदार्थों का प्रयोग करता है। फिर आगे देखें, जैसे ही वो महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है, जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है, वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। मतलब उसके उस क्षेत्र में आप देखिए महुआ, पलाश और आपके साल के वृक्ष हैं। अब यहां मैं आपको कुछ बात बता दूं कि जो आपका वृक्ष कौन कौन से यहां आपको देखने को मिल रहे हैं। यहां पर वृक्ष आपको देखने को मिल रहा है पलाश। पलाश पलाश को आप जानते हैं ढाक के नाम से, और आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ढाक के 3 पात, यानी ढाक के कितने पत्ते होते हैं? हमेशा 3 पत्ते साथ में होते हैं। और इस ढाक को हम बोलते हैं स्थानीय भाषा में खाकरा। तो जो खाकरा होता है, उसके जो पत्ते होते हैं, उन पत्तों से आपका जो है पत्तल धोने, जिसे हम कहते हैं प्लेट, वो प्लेट और आपके जो है प्लेट आपकी बनाई जाती है। तो उनका उपयोग क्या किसमें हो रहा है दोस्तों? उसमें हो रहा है। फिर हम बात करते हैं साल। जो साल है, जिसे हम कहते हैं सालर। सालर जो होता है, उसकी जो लकड़ी है साथियों, सालर की लकड़ी होती है हल्की। कैसी होती है? हल्की लकड़ी होती है। इस हल्की लकड़ी से जो आप है लकड़ी के बॉक्स बनाते हैं, और दिया सलाई, जिसे हम कहते हैं माचिस, वो बनाने के काम आपका ये आता है। अब चलते हैं वापस आगे यहाँ पे। अब देखिए साथियों, यहां पर ये बात हो चुकी है। अब ये कह रहा है आगे, विसर्पी गति से पेंडा को पार करके, यानी वन को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है। अब यहां पर विसर्पी गति क्या है उसको समझिएगा।
विसर्प क्या होता है? तो कक्षा 11 के अंदर हमने पढ़ा था विसर्प। नदी बनाती है विसर्प, सर्पिलाकार जब नदी बहती है उसे क्या बोलते हैं? विसर्प, मेयांडर कहते हैं। तो ये आपका वन में इस तरह से सर्पिलाकार रूप में बह रहा है, जैसे आपका जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वन में कोई सीधा रास्ता तो होगा नहीं, जंगलों में इस तरह से घुमावदार आपके रास्ते होंगे, उनमें ये आपका घूमता हुआ जाएगा। तो ये आपका जो है विसर्पी गति से जो आपका है जंगल को पार करके कहां पहुंच गया? नदी पे पहुंच गया। जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा, वन की आत्मा लोई लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। मतलब वो ये मान रहा है कि वन में कोई देवी है और उस देवी ने ही ये नदी उसके लिए भेजी, उसकी प्यास बुझाने के लिए, और वो उसका धन्यवाद कर रहा है कि तुमने मुझे पीने के लिए पानी दिया, है ना? तो वो आपका जो धन्यवाद कर रहा है, किसका कर रहा है? जो वन की आत्मा, वन की देवी है लोई लुगी, उसकी उसका जो है साथी क्या कर रहा है? धन्यवाद कर रहा है। आगे देखें, आगे बढ़ते हुए बेंदा गुद्देदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। तो देखो खाने के लिए क्या होगा वहां पे? पत्ते खाएगा, क्योंकि देखो पत्ते और जो आपके जो फल होते हैं वहां पर जो जंगली फल होंगे उनको खाएगा, ठीक है? क्योंकि जंगल के अंदर खाने के लिए और कोई ऑप्शन आपका है नहीं। आगे देखें, लड़के वन से गजरा और कुचला संग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहां पर साथियों एक यहां पर बात आती है संग्रहण की। किसकी बात आ रही है? संग्रहण। देखो आर्थिक क्रियाएं हम पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग क्रियाएं आएगी। तो अभी एक तो आपने बात की कृषि की, और अब आप बात कर रहे हो संग्रहण की। तो संग्रहण भी एक प्रकार की प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, जिसमें जंगलों से जो आपका जो कंदमूल फल है, जो आपके कुछ औषधीय आपके तत्व हैं, जड़ी बूटियां हैं, उनका संग्रहण किया जाता है ताकि उनको बेचकर या उनका विनिमय करके कुछ प्राप्त किया जाए। तो यहां पर जो साथी उसके लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं? ये संग्रहण का कार्य कर रहे हैं। अब यहां पर जो संग्रहण कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? देखो उसकी बात क्या करते हैं। ये विशिष्ट पादप हैं जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। तो जो संग्रहण कर रहे हैं वो कुछ जो काम की वस्तु है उसी का संग्रहण करेंगे, ठीक है? जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि एक आपकी जनजाति है अफ्रीका के अंदर, बुशमैन। बुशमैन रहते हैं मरुस्थल के अंदर, कालाहारी क्षेत्र में रहते हैं। तो जो पुरुष होते हैं वो जाते हैं शिकार करने के लिए, और जो महिलाएं होती है वो करती है संग्रहण। अब महिलाएं क्या संग्रहण करती है? जब महिलाएं जाती है संग्रहण करने के लिए, कोई मरा हुआ पशु है तो क्या करेगी? उसकी जो खाल है, चमड़ा जो है उसको निकाल लेगी। उस एरिया में मिलते हैं शुतुरमुर्ग, उनका जो फूटा हुआ अंडा होता है उसको ले आती है ताकि उसमें पानी भर के रख सके, है ना? चींटियां दिखी तो उनको मार लेगी, क्योंकि जो चींटियां होती है उसे कहते हैं बुशमैन का चावल, वो खाते हैं, ठीक है? इस तरह से वो संग्रहण का कार्य करती है। कोई अगर मिल गया, कोई मधुमक्खी का छत्ता मिल गया तो वहां से शहद निकाल लेगी। ये सब जो प्रोसेस है वो संग्रहण का है। आगे बढ़ते हैं, यहां से देखें, वह आशा करता है कि करता है कि वन की आत्माएं आत्माएं दया करेगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। मैंने क्या बताया? जो संग्रह करेंगे, जो संग्रहण करेंगे, उसको देकर उसे या तो बेच देंगे या वस्तु विनिमय करेंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि जो आपके यहाँ के जो बेंदा आपका है आदिवासी, वो किस तरह किस तरह की आर्थिक क्रिया करता है? तो क्या बताएंगे? वस्तु विनिमय कर रहा है। वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय ये होता है कि मान लीजिए मेरे पास पेन है, ठीक है? और इस पेन की मान लो कीमत है 10 रुपए। अब मैंने आपको एक पेन दिया और मैं आपसे 10 रुपए की कोई वस्तु ले रहा हूं, तो ये क्या हुआ? आदान प्रदान, ये होता है वस्तु विनिमय, ठीक है? तो वो इस चीज को देखकर आपसे कुछ और उसकी जो आवश्यकता की जो चीज है उससे ले लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थान के बारे में समझाया था। अब मेरे दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान आगे ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि उस समय इनके पास में कोई तकनीकी सुविधा नहीं है और ना ये इतने पढ़े लिखे हैं कि उस चीज को लिख लें। तो इनके जो है पूर्वजों ने बताया होगा कि हाँ उस पहाड़ी के पीछे या उस के आसपास, उस नदी के आसपास जो है ये जड़ी बूटियां मिलती है या ये औषधि वहां मिलती है, वहां से लेकर आनी है। तो जो समझाया होगा उसको याद करने का ये प्रयास कर रहा है, ठीक है? अब ये क्या कह रहा है आगे देखो, वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अब अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता तो क्या होता? उसको याद रहता कि हाँ यहां से मुझे लानी है। जैसे टीचर क्लास में कहते हैं बच्चों को कि भाई पढ़ लो, साल भर वो बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है अगर मान लो उसका मन नहीं लगता पढ़ाई में तो वो नहीं सुनेगा। अब होता क्या है, एंड मोमेंट पे जब एग्जाम आते हैं तो उसको लगता है कि हाँ काश मैंने पढ़ लिया होता। तो वो काश जो है इसको ही फील हो रहा है अभी। अब ये आगे कह रहा है कि अचानक से
पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। अब मेरे साथियों आगे ये बोल रहा है कि एक ही प्रवाही गति से बेदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। अब एक बात समझिए, इनका कनेक्शन जो है वो बाहरी समाज से नहीं है। तो जैसे ही ये किसी बाहरी व्यक्ति को देखेंगे तो ये डर जाएंगे एक बार के लिए। तो इनको ये लगता है कि मुझे ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, बता देता हूं कि हमारे भारत के अंदर अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर रहती कई सारी जनजातियां। उनमें से एक आपका क्षेत्र है सेंटिनल आइलैंड, वहां पे रहती है सेंटिनल जनजाति। और वो जो आपकी जनजाति है वो आप वर्तमान के जो विश्व है उससे इतनी कटी-फटी है कि अगर मान लो कोई व्यक्ति वहां पहुंच गया, उसे मार देते हैं लोग, मारकर खा जाते हैं। तो सेम यहाँ पर जो है आपका उसके साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा, उस समय डर रहा होगा वो कि ये कहीं बाहरी व्यक्ति हमें मार ना दे, हमें नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए क्या होता है, वो जो उसके साथी हैं और जो वो हैं वो भाग कर क्या हो जाते हैं, जंगल में जाके छिप जाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मानव का प्रकटीकरण है, मानव किस प्रकार से प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है। आजीविका चलाने के लिए यानी अपने खान-पान के लिए वो डिपेंड कर रहा है, खेती कर रहा है, कौन-सी वाली स्थानांतरित कृषि कर रहा है। औषधियों के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है, वनों पे डिपेंड कर रहा है। पीने के पानी के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है, नदी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये सब क्या है, ये आपका प्रकृति जो मानव का जो है वो प्रकृतिकरण है, यानी नव निश्चयवाद, सॉरी आपका जो निश्चयवाद है उसका समर्थन करते हुए आपकी ये बात बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से जो मैंने बताई आप लोगों को सारी बातें, ये आपको ध्यान रखनी है साथियों। तो विसर्प क्या होता है मैंने आपको बता दिया था। विसर्प आपका जो है नदी विसर्प जिसे हम कहते हैं, मियांडर। ठीक है, तो जंगलों में इस तरह के रास्ते आपके बने हुए होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे यहाँ से और नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये तो हमने बात दोस्तों यहाँ पर कर ली कि मानव का प्रकटीकरण। अब हम बात करेंगे प्रकृति का मानवीकरण, यानी कि अब आप जो बात कर रहे हैं वह बात कर रहे हैं संभववाद की। तो जो सेकंड हमारी संकल्पना है वो है संभववाद। संभववाद, पॉसिबिलिज्म जिसे हम कहते हैं, संभववाद ये कह रहा है संभावनाएं हैं। और इसका समर्थक कौन है, विडोल डीला ब्लाश। विडोल डीला ब्लाश, मैंने बताया था आपको, ये फ्रांस का, ध्यान रखना। ये कहता है कि हम जो है वो प्रकृति को अपने अनुसार ढाल सकते हैं, यानी मानव जो है वो प्रकृति को अपने अनुसार ढाल सकता है। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है संभववाद का समर्थक, यानी आपका जो आपका ब्लाश है वो। हमारे सिलेबस में जो दे रखा है हम केवल उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके भूगोलवेत्ता है जो इसके समर्थक है, पर हमारे जो सिलेबस में है वो केवल ब्लाश है। तो संभववाद के जो आपके समर्थक हैं, तो साथियों जो संभववाद के जो समर्थक आपके हैं वे ये कहते हैं कि प्रकृति सर्वोपरि है, सॉरी मानव सर्वोपरि है। अभी यहाँ क्या हो रहा था आपका, अभी यहाँ पर आप देख रहे थे कि जो बेंदा वाले जो केस में क्या हो रहा था कि हम ये मान रहे थे यहाँ पर कि प्रकृति सर्वोपरि है। ठीक है, प्रकृति सर्वोपरि है। जो भी आपका समर्थक है निश्चयवाद का वो ये कहेगा। अब जबकि आपका यहां पर जो है ब्लाश क्या कह रहा है कि ब्लाश ये कह रहा है मानव सर्वोपरि है, मानव सर्वोपरि है। और ये कह रहा है कि मानव अपनी इच्छा अनुसार प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। ये कौन कह रहा है, संभववाद के समर्थक विडोल डीला ब्लाश, और उसके जो समर्थक और भी हैं वो। अपने अनुसार प्रकृति में चेंज करना ये क्या है, संभववाद है। इसका एक लेते हैं एग्जांपल, एक स्टोरी जैसे अभी हमने पढ़ी थी, उसी तरह की एक छोटी सी स्टोरी और आपके है कोर्स में, उसकी हम बात कर लेते हैं। प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति का मानवीकरण। इसमें एक जो घटना बता रखी है वो कहां की बता रखी है, देखिएगा, ट्रोंडहाइम। ये जो ट्रोंडहाइम जो आपका है ये कहाँ है, नॉर्वे में। कहाँ है, नॉर्वे। नॉर्वे कहाँ रहा है, यूरोप के अंदर।
और इस नॉर्वे में आपने सुना होगा कि यहाँ पर जो आपका है 6 महीना दिन 6 महीना रात रहता है, ये आपने सुना होगा। हालांकि 6 महीना पूरा नहीं होता है, 73 डेज की एक साइकिल होती है, ठीक है, जिसमें 24 घंटे दिन 24 घंटे रात होती है। तो उसका क्या होता है कि जैसे मान लो रात है, तो क्या होगा, एक एक घंटे का दिन होगा, यानी 1 घंटा सूर्य निकलेगा, फिर 2 घंटे 3 घंटे, फिर 24 घंटे, इस तरह से आपका एक साइकिल चलती है। तो हम ये कहते हैं 6 महीना दिन 6 महीना रात ध्रुवों पर मिलती है, वो वाला केस आपका यहाँ पर है। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ट्रोंडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवने और भारी हिम। तो जब यहाँ पर दिन ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इतनी ठंड पड़ेगी कि बर्फ जमेगी जमेगी, और जितने भी आपके ऐसे एरिया जो पोलर के हैं, जो पोल के पास है, यानी कि आपका जो ध्रुवों के पास है, वो वहां पर आपको बर्फ देखने को मिलती है, ठीक है, जिसे आप जानते हैं आपका शीत कटिबंध और आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं, महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है। अदीप्त मतलब प्रकाश ही नहीं है, अंधेरा रहता है। मैंने क्या बताया, 6 महीने की बात कर रहे हैं, पर मूलतः कितने 73 डेज के आसपास एक साइकिल रहती है, ध्यान रखना। तो महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है, यानी प्रकाश होता ही नहीं है। अब यहां पर एक महिला का नाम आ रहा है केरी। जो महिला केरी वहां रहती है, वो प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। आप सोचिए, प्रातः 8 बजे अंधेरा है, यानी 24 घंटे की आपकी क्या हो रही है, वहां पर रात हो रही है। तो 8 बजे जो है वो आपका निकल रही है, अपने घर से कार में जाती है। अब जब कार में जाती है तो देखो साथियों क्या क्या दे रखा है इसने आगे, कि सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है। अब सर्दियां हैं, वहां पर बर्फ है, तो बर्फ में जो गाड़ी चलेगी तो उसके टायर स्लिप होंगे, तो वो स्लिप ना हो इसके लिए उसके पास अलग से विशेष टायर वाली गाड़ी है। फिर ये कह रही है कि वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। तो अंधेरा है तो कार की लाइटें आपको जलानी पड़ेगी, और क्या कह रहा है, शक्तिशाली कह रहा है, क्योंकि ठंड है तो पावरफुल इंजन ही आपका वहां पे काम कर पाएगा। उसका कार्यालय सुखद 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। कृत्रिम ढंग से आप ये कह सकते हैं कि ऐसी सुविधाएं वहां पर आपने लगा रखी है कि जो बाहर का तापमान भले कितना भी कम हो, अंदर का जो तापमान आपका है वो कितना कर रखा है, उन लोगों ने मेंटेन कर रखा है 23 डिग्री। हम लोग भी क्या करते हैं, जब हमारे घरों में जब शीतकाल होता है तो क्या करते हैं, हीटर लगाते हैं। तो उस तरह के हीटर वहां पर आपके लगे हुए हैं, और वो मेंटेन कर रहे हैं, एयर कंडीशनर आपके लगे हुए हैं जो मेंटेन कर रहे हैं आपका इतना टेम्परेचर। अब बात यहां करते हैं विश्वविद्यालय का परिसर, जहां वो काम करती है, ठीक है, जहां वो काम करती है, कांच के एक विशेष विशाल गुम्बद के नीचे बना हुआ है, यानी एक बड़ा कांच का गुम्बद आपका उसकी छत के ऊपर है। अब ये कह रही है गुम्बद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है, तो जो हिम गिर रही है वो गुम्बद से क्या होगी, गुम्बद कैसा होता है, गुम्बद आपका इस प्रकार का होगा कुछ, है ना, इस तरह का मान लो, तो क्या होगा, जो हिम गिरेगी वो क्या होगा, बहकर आपकी निकल जाएगी साइड में, तो हिम को बाहर रखता है। और ये कह रही है आगे, गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। कांच का गुम्बद है, जब गर्मियां आपकी होगी तो क्या होगी, सीधी किरणें कहां जाएगी, आपका अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब उन लोगों ने अपने हिसाब से सुविधा लगा रखी है। आगे देखें, तापमान को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और वहां पर्याप्त प्रकाश हो जाता है, जब सूर्य की किरणें आएगी तो पर्याप्त प्रकाश हो जाएगा, नहीं है अंधेरा है तो लाइटें इतनी सारी होगी कि वहां पे आपका प्रकाश हो जाएगा। फिर कहते हैं आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। रुक्ष मतलब ऐसा एरिया जहां पर कुछ भी नहीं उगता है, तो जब पूरे में आपका हिम होगी तो ना तो फूल उगेंगे ना सब्जियां उगेगी, ठीक है। केरी अपने डेस्क पर ऑर्किड रखती है, एक विशेष प्रकार का पौधा है, रखती है, उष्ण कटिबंधीय फलों जैसे केला, कीवी का आनंद लेती है। अब वहां ना तो केला हो रहा है ना कीवी हो रहा है, यानी ये हुआ कि वहां पर इतने ये लोग डेवलप हो चुके हैं कि अन्य देशों से क्या मंगाते हैं, ये सामान मंगाते हैं। देखिए यहां पर ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, मैंने क्या बताया आपको, वायुयान से आपका जो है ये आपका इंपोर्ट करते हैं। अब माउस की एक क्लिक के साथ केरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। आपने नाम सुना होगा एमएनसी कंपनी का, ये इस एमएनसी कंपनी में काम करता है, उस एमएनसी कंपनी में करता है। एमएनसी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी। आजकल क्या कर रही है कंपनियां कि लोगों को वहां नहीं बुला रही है कि आप लंदन आओ, आप यहाँ आ जाओ, नहीं, आप अपने घर से ही बैठकर आप काम करो। और आपने देखा होगा कि जो लोग जैसे मान लो किसी यूएसए की कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो रात्रि में काम करते हैं, क्योंकि उनका दिन, जब हमारे यहाँ रात होती है तब क्या होता है, उनके यहाँ दिन होता है, तो उस टाइम पीरियड पे वो काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये सब काम किसमें हो रहा है, ऑनलाइन में हो रहा है, कि वो आपका जो है कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ चुकी है, कहाँ से, अपने जो सहकर्मी जो कहाँ है दिल्ली में, उनसे।
फिर वह प्राय लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है, मतलब सुबह जा रही है, कहां पे जा रही है? लंदन फ्लाइट से। और फिर शाम को अपना मनपसंद टेलीविजन सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। अब सोचिए, मतलब नॉर्वे से लंदन बाई फ्लाइट, और वहां काम करके वापस बाई फ्लाइट आपकी कहां तक आ गई? अपने घर आ गई, है ना? तो यानी ये सब किससे संभव हो रहा है? ये सब संभव हो रहा है मानव द्वारा, जो तकनीक आपकी विकसित की गई है उसके द्वारा। अब यहां देखें, यद्यपि केरी 58 वर्षीय है, फिर भी वो विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कितना ज्यादा विकास हो चुका है टेक्नोलॉजी का। हर व्यक्ति जो है आपका साथियों, वो जो मतलब आप जो अच्छे खासे पैसे वाला है, उसकी अगर बात हम करें, तो फिट दिखने का प्रयास करता है। आप जितने भी एक्टर्स हैं उनको आप देख लीजिए, वो कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाएं, पर वो फिट दिखते हैं। उसका रीजन क्या है? कि कुछ ना कुछ ऐसे उनके पास में प्रोडक्ट हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे वो ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि वो क्या दिखें? यंग दिखें। या फिर वो अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए वो यंग दिखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 58 वर्षीय आपकी जो है महिला है, वो आपका इतनी यंग दिख रही है कि अदर कोई जो है व्यक्ति वो 30 साल का होगा, उसके बराबर दिखती है। आप सोचें, हमारे यहाँ 58 जो है, हम देखते हैं रिटायरमेंट होने वाला 2 साल बाद। तो ये कंडीशन है, लेकिन वो एक्टिव है। तो उनके एक्टिव होने के पीछे आपका कहीं न कहीं तकनीकी आपका कार्य कर रही है। इस कहानी को उस कहानी से अगर जोड़ोगे, तो आप ये देखें कि बेंदा जो अपना है, वो एक छोटे से एरिया में सीमित था। उसको केवल ये पता था कि मेरा जो गाँव है, ये मेरा गाँव, ये मेरा विश्व है। जबकि जो केरी आपकी है, उसको पता है कि पूरा विश्व मेरा गाँव है, और वो चाहे तो एक दिन में पूरे जो है विश्व में कहीं भी आपका आ जा सकती है। ठीक है? तो ये संभव किससे हुआ? ये संभव हुआ है संभववाद से, यानी मानव के आधुनिक होने से। और मानव जो है जब तकनीकी का विकास करेगा, तो मानव जब तकनीकी का विकास करेगा, उससे आपका ये सब संभव है। तो यानी मानव द्वारा तकनीकी विकास, मानव द्वारा तकनीकी विकास, तकनीकी विकास से तकनीकी विकास से प्रकृति का प्रकृति का मानवीकरण संभव है। मानवीकरण संभव है। और यही संभव शब्द से क्या बना है आपका? संभववाद, कि आप प्रकृति को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। ठीक है साथियों? चले, तो यहां पर अभी आपने देखा था कि गाड़ी उसके पास है, उसका घर ऐसा बना हुआ है, उसके जो ऑफिस है उसमें ऐसा बना हुआ है कि टेम्परेचर मेंटेन कर लिया। ठीक है? ये सब जो मेंटेन हो रहा है, किससे हो रहा है? तकनीकी से हो रहा है। और तकनीकी कहां से ही? मानव के डेवलपमेंट से ही है। और बेंदा के पास में तकनीक नहीं थी, इसलिए वो क्या था? वो प्रकृति को सर्वोपरि मान रहा था, जबकि यहां पर मानव को सर्वोपरि मान रहा है संभववाद। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। नेक्स्ट यहां पर हम जो है एक बात और कर लेते हैं साथियों। एक संकल्पना और निकल कर आती है, वो है नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद। अब ये नव निश्चयवाद क्या है उसकी बात करते हैं। पहली बात तो ये किसने दिया? ये दिया ग्रिफिथ टेलर ने। किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर द्वारा यह आपका दिया गया है, ग्रिफिथ टेलर। अब जो ग्रिफिथ टेलर है, ये आपका नव निश्चयवाद दे रहे हैं। इन्होंने प्रवास के ऊपर भी काम किया, इसकी बात हम आगे करेंगे, चर्चा करेंगे नेक्स्ट जो अपना आएगा चैप्टर उसमें। अब यहां पर जो है, जो हम बात कर रहे हैं नव निश्चयवाद की, तो नव निश्चयवाद में ध्यान रखना आपको कि ग्रिफिथ टेलर जो है, वो ये देखते हैं कि भैया प्रकृतिवादी जो है वो प्रकृति को सर्वोपरि मान रहे हैं, जो संभववादी है वो मानव को सर्वोपरि मान रहे हैं। अब इन दोनों के बीच का कोई रास्ता निकालना पड़े, तो इन्होंने कहा कि न तो प्रकृति सर्वोपरि है, न मानव सर्वोपरि है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम हो पाएगा, है ना? यानी इनके बीच का रास्ता कैसे निकालेंगे? तो इसको समझें कि अगर अगर हम ये मान लें कि मानव सर्वोपरि है और मानव दोहन करता रहे प्रकृति के संसाधनों का, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रकृति पे कोई संसाधन आपका बचेगा ही नहीं और प्रकृति का नष्ट होना तय हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम ये मान लें कि प्रकृति सर्वोपरि है, जो प्रकृति देगी तुम्हें खाऊंगा, प्रकृति अगर बरसात करेगी या जो नदी देगी तुम्हें पानी पीऊंगा, तो आप ये सोचें कि भारत के अंदर वैसी स्थिति बन जाएगी। कई सारे ऐसे आपके क्षेत्र हैं जहां पर बरसात के समय में नदी बहती है, बाकी पूरे साल नदियां नहीं बहती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें राजस्थान की बात कर लें, तो राजस्थान वाले तो प्यासे मर जाएंगे।
तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों के बीच में रास्ता निकालना पड़ेगा कि प्रकृति ने मान लो हमें थार का मरुस्थल दे दिया, तो हमने क्या किया कि तकनीक का विकास करके वहां पर इंदिरा गांधी नहर पहुंचा दी। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर आप बहुत ज्यादा प्रकृति से कर रहे हो छेड़छाड़, जैसे मान लो कि आपने बहुत बड़े बड़े जो है बिल्डिंगें बना दी, बहुत ज्यादा जो आपने डैम बना दिए, और जहां पर आप नहीं रह सकते वहां पर आपने बना दिया, तो अभी एक बहुत बड़ा आपका एग्जाम्पल चल रहा है कि हिमालय में आप पढ़ रहे होंगे, जोशीमठ का जो इलाका है वो धीरे धीरे हट रहा है अपने स्थान से, धस रही जमीन है, वहां पे घर गिर रहे हैं। तो ये आपका जो है ये एक सामने उदाहरण आपको मिल रहा है लाइव कि प्रकृति जो है उसको अगर आप छेड़ोगे तो वो जवाब देगी। और यही बात आपका कौन कह रहा है? आपका कह रहे हैं नवनिश्चयवादी ग्रिफिथ टेलर, ये कह रहा है कि ज्यादा अगर आप प्रकृति का दोहन करोगे तो वो आपको जवाब देगी। यहां पर एक प्रोसेस है, इसको हम कहते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। क्या बोलेंगे इसको हम? रुको और जाओ, संकल्पना भी कह सकते हो, रुको व जाओ, रुको और जाओ। अब आपने कभी ना कभी अपने शहर में ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा। ट्रैफिक सिग्नल पे क्या होती है? लाइट्स होती है ना? रेड, ग्रीन, येलो। रेड लाइट जो है वो कह रही है रुक जाओ। रुक जाओ मतलब क्या हुआ कि मान लो टू वे है, इधर से भी गाड़ी आ रही है, इधर से भी आ रही है, तो इनको हाथ दे दिया तुम रुक जाओ, तो क्या होगा? इधर वाले आ जाएंगे। या मान लीजिए ये आपके जो है वो रुक गए सामने वाले, तो क्या होगा? यहाँ से गाड़ियां आपकी जाएगी। अब इनको कह दिया तुम रुक जाओ, तो क्या होगा? वहां से गाड़ियां आ जाएंगी। यानी एक को रोकोगे तो दूसरा आप जा सकेगा। ठीक है, तो आप ये देखो यहां भी यही हो रहा है रुको और जाओ में, कि प्रकृति से उतना ही लो जिसमें नुकसान ना हो, और अगर आप प्रकृति से बहुत ज्यादा ले लोगे तो नुकसान हो जाएगा। मान लो दोनों तरफ से अगर मान लो ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, किसी चौराहे पे आप देखेंगे तो चौराहे पे क्या होता है? इधर से भी गाड़ी आ रही है, यहां से भी गाड़ी आ रही है, यहां से भी गाड़ी आ रही है। और अगर मान लो वहां पर जो ट्रैफिक कंट्रोलर है, वो ट्रैफिक कंट्रोलर यहां पर ध्यान न दे, सब तरफ से गाड़ियां आ जाए एक साथ, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। और यही दुर्घटना तब होती है जब हम प्रकृति का बहुत ज्यादा दोहन कर लेंगे तो। और अगर प्रकृति का दोहन नहीं करोगे तो भी दुर्घटना ही है एक तरह से। फिर आप जो है सर्वाइव जैसे जैसे जो मिल रहा है वैसे कर पाओगे, है ना? अब यहाँ देखो, समझो बात को कि मान लीजिए मैंने इनको जो है रोक दिया, इस वाले को रोक दिया, तो क्या हो जाएगा? ये रुक जाएगा तो ये वाले सामने वाले आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इसको रोक दिया तो ये आ जाएंगे। इस तरह से एक एक करके आप जो है बारी बारी से आप क्या करते हो? एक एक जो है जो आपकी जो है लाइन उसको क्लियर करते हो। तो यहाँ पर रुको और जाओ में आप देख रहे हैं, मैंने बताया 3 प्रकार की लाइटें आपको दिखती है। रेड लाइट कहती है रुक जाओ, येलो आते कहती है कि आप तैयार हो जाओ, आपका नंबर आने वाला है, और फिर आपका जो है ग्रीन लाइट कि आप निकल जाओ। ठीक है, तो यहां पर जो आपका नवनिश्चयवाद है ये कह रहा है कि मानव और प्रकृति दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों की अपनी अपनी जो है एक स्थिति है, दोनों को जो है अपने अनुसार जो है चलना चाहिए। यानी कि हम जो है प्रकृति का दोनों उतना ही करें जितना कि नुकसान ना हो, है ना? ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप प्रकृति से कुछ नहीं लोगे या प्रकृति में चेंज नहीं करोगे तो आपकी स्थिति बन जाएगी बेंदा वाली। ठीक है, अब जब बेंदा वाली बन जाएगी और मान लो बहुत ज्यादा चेंज कर रहे हो, तो मैंने बताया एग्जांपल जोशीमठ वाला वैसा हो सकता है। आपको चलना पड़ेगा संतुलन में। किसमें चलना पड़ेगा? संतुलन में चलना पड़ेगा, तो आपका काम हो भी जाएगा और नुकसान भी प्रकृति को नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं यहां से। अब इसके अंदर हम देखें कि 3 संकल्पना तो हमने पढ़ ली है। 3 संकल्पनाओं के अलावा कुछ बातें और हैं, कुछ अवधारणाएं नहीं निकल कर आई है। उनको अपन यहाँ देखेंगे। उनमें आप देखेंगे यहाँ पर साथियों, एक तो है कल्याणपरक विचारधारा, और एक है आपकी आमूलवादी, से हम कहते हैं रेडिकल। अब ये दो, और एक आपकी है व्यवहारवादी। इनकी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्या क्या ये बातें बता रहे हैं, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपका है मानव भूगोल की कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा। देखिएगा यहां पर साथियों, मानव भूगोल की जो कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा का संबंध जो है मुख्यतः लोगों के सामाजिक सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इनमें आवासन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। भूगोलवेत्ताओं ने पहले ही स्नातक जो पाठ्यक्रम दोस्तों आपके हैं उनके अंदर सामाजिक कल्याण जो आपका है उस सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया है। यानी कि अब इस बात को समझेगा कि जो कल्याण परक जो आपकी विचारधारा है वो मानव कल्याण की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? मानव कल्याण की बात कर रही है। मैं अगर आपसे पूछूं कि मानव की आधारभूत आवश्यकता क्या है, तो हम कह देंगे रोटी, कपड़ा, मकान। अब मान लीजिए किसी देश के अंदर कोई
नए बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, उनकी मेंटालिटी ये बना दिया जाए कि आपको जो है आप कुछ ना करें, आपको पूरे जीवन, आजीवन आपको रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो जाएगी। तो वे कुछ काम ही नहीं करेंगे, है ना? वे कुछ काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अगर उनको ये कहा जाए कि उसके बदले में आपको काम करना है, तो वो कुछ काम करेंगे, उससे क्या होगा? देश का भी विकास होगा। अब यहाँ पर जो इनका जो मुद्दा है, वो क्या है? कि मानव का कल्याण हो और मानव के कल्याण में जो पक्ष इन्होंने लिए है, वही लिए आप देखें यहाँ पर क्या आ रहा है? एक तो आ रहा है आवास। आवास की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य उसका अच्छा हो और साथ में शिक्षा। सबसे जरूरी मुद्दा जो है वर्तमान के अंदर वो क्या है? शिक्षा। अगर शिक्षित नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आप अपनी जनता को भले ही जो है कम खिला दो लेकिन शिक्षा उससे पूरी दो। तभी तो हम कहते हैं कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सभी को क्या मिलनी चाहिए? एजुकेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए। एजुकेशन प्रॉपर मिलेगी तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट के लिए वो सोचेगा। ठीक है? अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचेगा, न तो अपने लिए और न ही देश के लिए। ठीक है? तो यहाँ ध्यान रखना कि ये जो आपके कल्याणपरक वाले हैं वो कहते हैं कि मानव का विकास हो और उसको कम से कम ये सुविधाएं तो आप जो है दे पाएं। ये कौन कह रहे हैं? जो कल्याणपरक वाले हैं वो कह रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आमूलवादी जो रेडिकल वाले आपके हैं विचारधारा वाले, तो उन्होंने क्या किया? देखो आमूलवादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स जो था कार्ल मार्क्स साथियों के सिद्धांत का उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। आपने अगर कार्ल मार्क्स को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा या सुना होगा तो कार्ल मार्क्स जो है वो पूंजीवादी जो था आपका उसके खिलाफ था विचारधारा के। वो ये कह रहे हैं कि जो पूंजीवादी आपका जो साथियों जो पूंजीवाद जो आया है उस पूंजीवाद के कारण आपका जो है वो बड़ी है गरीबी। और जब गरीबी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? समाज में असमानता आ जाएगी, यानी सामाजिक असमानता आ जाएगी और अमीर गरीब का भेद होगा। सामाजिक असमानता आपकी आ जाएगी, अमीर गरीब का भेद होगा। ये कौन कह रहा है? ये आपका कह रहा है साथियों कौन? रेडिकल जो विचारधारा है वो। और कुछ मायने तक ये बात सही भी है कि समाज के अंदर जब आपका असमानता आपको मिलती है, वो असमानता कहां से आ रही है? वो असमानता आ रही गरीबी से। व्यक्ति गरीब है तो उसको टोकने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर रहा हो। व्यक्ति अमीर है, बहुत गलत काम कर रहा है, वो भी कोई कुछ कहने वाला नहीं है। तो ये जो आपकी असमानता है, ये समानता असमानता की बात कौन कर रहा है? आपका अमूलवादी जो है वो ये कह रहे हैं कि ये असमानता किसके कारण आ रही है? गरीबी के कारण आ रही है। ठीक है? ये ध्यान रखना। और बंधन कहां से आएगा? तो ऑटोमेटिक बंधन आ ही जाएगा। एक लिमिटेशन आपकी बन जाएगी। कई बार हमको लोग बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी जो है लिमिट नहीं है, आपका इतना मतलब आप जो है खर्चा उतना ही करो जितनी आपके पास चादर हो। हम कहते हैं ना कि उतना ही पैर पसारो। तो ये बंधन कहां से आया? ये बंधन वहां से आया। ठीक है? कई बार हम लोगों को आंकते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, उससे आंकते हैं, तो ये बंधन ही तो एक तरह से है ना? ये माना जाता है कि जो व्यक्ति गरीब है, वो छोटा-मोटा काम ही कर सकता है। ये नहीं मान सकते हैं कि जो गरीब व्यक्ति है, वो कभी बड़ा काम भी कर सकता है। हालाँकि वर्तमान में चेंज आया है। तो हम सुनते हैं कि जो आपका कोई सब्जी वाला है, उसके बेटे ने आईएएस बन गया है, कुछ ऐसा बन गया। तो वो अब जाके आपका ये चीज़ें चेंज हो रही है। तो ये जो प्राचीन समय था, उस समय में ये चीज़ें थी और इसी पर आधारित आपकी बात कार्ल मार्क्स भी आपका करता था। है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं व्यवहारवादी विचारधारा वालों की। तो व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ-साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दीर्घकाल बोध पर ज्यादा जोर दिया है। तो ये जो बात यहां पर हो रही है व्यवहारवादी में, वो बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष अनुभव की। बिल्कुल सही, बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह पर ये भेदभाव हो रहा है। प्रत्यक्ष अनुभव करो कि कहां पर आपको रिक्वायरमेंट है आपके संशोधन की, वहीं कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि जो प्रत्यक्ष आपके अनुभव है उसके साथ में जो मानव जातीयता है, प्रजाति धर्म आपका है इत्यादि पर जो आपके आधारित जो सामाजिक संवर्ग है उन पर उनके जो दिक्पाल पर जो आपका साथियों बोध पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसके अनुसार व्यवहारवादियों के अनुसार प्रजाति धर्म और इसकी आप जो है साथियों अगर बात करें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं प्रजाति के आधार पर या धर्म के आधार पर भी आपका भेदभाव कहीं ना कहीं होता ही है। ठीक है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उस चीज को हम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी बातें आप जो है इनको चाहे तो आप लिख सकते हैं फटाफट से और आगे यहां से हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
नेक्स्ट साथियों हम बात करते हैं यहां से। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों कि जो मानव भूगोल आपका है कि वृहद अवस्थाएं और प्रणोद, ठीक है। तो यहां साथियों देखेंगे समय अवधि, उपागम और वृहद लक्षण। अब ये सारे जो फैक्ट हैं उन फैक्ट को आपको पढ़ना है। जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको क्लियर कर दिया है ना। चलिए तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि आरंभिक उपनिवेश युग, और जो आरंभिक उपनिवेश युग था उसमें अन्वेषण और विवरण की बात हुई, मतलब खोजे हुई। जो आरंभिक उपनिवेश युग था उसमें लोगों ने क्या किया, खोजे की। आप देखते हैं कोलंबस आया, वास्को डिगामा आया, सब क्या करना है, अन्वेषण करने तो आए थे, है ना। फिर देखिए यहां पर जो लक्षण थे वो क्या थे, साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों और अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कि ये जब सब आ रहे थे, अन्वेषण करता आ रहे थे, खोज करता आ रहे थे, तो उनके पीछे कौन था, वहां के जो साम्राज्य थे, यानी कि जो वहां के जो राजा या रानी थे वो उनको भेज रहे थे, वो फंडिंग कर रहे थे, है ना। और उनके द्वारा ये खोजें आपकी हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं उत्तर उपनिवेश युग। इसमें क्या बात की गई, प्रादेशिक विश्लेषण की। तो प्रादेशिक आपका है, प्रादेशिक कोई प्रदेश है, उस प्रदेश की जो विश्लेषण की बात कर रहे हैं उसकी बात यहाँ पर की गई। जैसे मान लो हिमालय आपका है ना, कोई पर्वतीय भाग पर आप आए, पर्वतीय भाग में किस प्रकार की वनस्पति मिल रही है, किस प्रकार की जलवायु मिल रही है, वो सब किसमें आ रहा था, इस विश्लेषण में आ रहा था। तो यहाँ पर क्या किया गया, प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्णतः पृथ्वी के भाग हैं, इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। तो मैंने जो बताया अभी आपको, किसी प्रदेश में गए और वहां का टोटल विवरण था, वो सारा का सारा इन्होंने कलेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं, अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक। अंतर युद्ध कौन सा, इस समय चल रहा था वर्ल्ड वॉर सेकंड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं क्षेत्रीय विभाजन, क्षेत्रों को बांटो, पर्वतों को अलग करो, यहाँ ये पर्वतीय भाग है, ये मैदानी भाग है, ये पठारी भाग है, ये क्या है, विभाजन का तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, ये समझने के लिए किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता था। मैंने बताया अभी आपको, पर्वत की क्या विशेषता होगी, ये ऊंचे होंगे, मैदान फ्लैट होंगे, ठीक है, मरुस्थल में आपका तापमान ज्यादा मिलेगा और रेत ज्यादा मिलेगी आपका, है ना। तो ये किस आधार पर कोई प्रदेश आपका अन्य प्रदेश से भिन्न है वो आपको देखा गया। फिर ये कह रहे हैं 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक स्थानिक संगठन की बात कर रहे हैं। अब स्थानीय संगठन में उन्होंने क्या किया, 1950 से 60 तक में क्या हुआ कि हम तकनीकी रूप से कुछ कुछ विकसित हो चुके थे। कंप्यूटर और पारिष्कृत जो सांख्यिकी विधियां हैं के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय प्रेरणाओं के विश्लेषण में प्राय भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूप की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो इस समय जो है आपने तकनीकी रूप से जो जो आपके जो वस्तुएं थी उनका उपयोग किया। जैसे मान लो आपने कंप्यूटर का उपयोग करा, आपने मानचित्र बनाए, उनका उपयोग करा। इस तरह का कार्य आपने स्थानीय संगठन के लिए किया था। और जो 70 का दशक आया, इसमें आप देखिए अभी जो बढ़ के हम आए, मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी, इन विचारधाराओं का उदय हुआ। तो इसमें भी बात हम करके आए थे वैसे। अब देखो ये जो आपकी विचारधाराएं ये क्यों आई, तो मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं का थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स की बात हम करेंगे, हम बात करेंगे। हम बात ये करके आए थे, क्या बात करके आए थे कि 3 आपकी विचारधाराएं, इन तीनों विचारधाराओं में क्या क्या बातें आपकी की। मैं एक बार फिर से इस बात को आपको क्लियर करता हूं बार कि ये जो आपकी साथी विचारधारा है, ये मात्रात्मक क्रांति हुई थी, उस मात्रात्मक क्रांति के विपक्ष में आई थी, ठीक है। और इसमें जो आपका है, जो इन्होंने मूल बात की, वो मानव कल्याण के बारे में बात की थी, हमने बात की थी। जो सामाजिक भेदभाव है उसको हटाने की बात इसमें इनमें की गई थी, है ना। और प्रत्यक्ष अनुभव की बात भी आपका इसमें की गई थी इनके द्वारा। फिर हम चलते हैं आगे, 1990 का दशक। जो 1990 का दशक साथ था, उसमें हम बात करें तो भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, वृहद सामान्यीकरण एवं मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोजनता पर प्रश्न उठने लगे, ठीक है। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया, यानी हर स्थान का अपना एक महत्व है।
तो उसके लिए आप जो है कार्य करें, ये बात यहाँ पर की गई। और यहाँ पर जो है जो सिद्धांत बनाए गए थे उनके प्रयोजन क्या हैं, उन पर भी प्रश्न उठे। देखो कई बार क्या होता है कि जो पुराने चलते हुए आ रहे हैं रीति रिवाज हैं उनमें हम चेंज करते हैं, तो वही काम लगभग आपका इस समय आपका हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। या हम कह सकते हैं कि 1950 के बाद में चेंजेस आपके होने स्टार्ट हो गए थे भूगोल के अंदर। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो जो हमारा भूगोल है, या हम बात करें केवल मानव भूगोल की बात करें, जो मानव भूगोल है, ये मानव भूगोल की कुछ शाखाएं आप देख रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन से विषय आपके यहाँ आ रहे हैं और उसके जो उप क्षेत्र हैं। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान आपके हैं, उनके जो आपके विषय हैं उनसे किस प्रकार से ये आपका जुड़ी हुई है। कई बार ये चिन्ह उठता है, प्रश्न उठता है कि जो भूगोल है वो किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, उसी का ये आंसर है। इस भूगोल के अंदर ऐसे ऐसे विषय आपके हैं जो आपके सीधे जुड़े हुए किससे, सामाजिक जो विज्ञान आपका है उसके विषयों से। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लो मानव भूगोल की बात करें, मानव भूगोल जो क्षेत्र है उनमें पहला आ रहा है, वो आ रहा है सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल जब आप जाएंगे पीजी स्तर पर जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगी अलग से बुक। तो सामाजिक जो भूगोल आपका उसमें आप देखेंगे, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सामाजिक भूगोल, तो सामाजिक भूगोल जो है वो समाज शास्त्र से कुछ जुड़ा हुआ है। समाज शास्त्र में आप अध्ययन करते हैं प्रजातियों का, ये भी करते हैं, ठीक है, वितरण का अध्ययन करते हैं, ये भी करते हैं। अब एक बात समझे, इसमें जो आपके उपक्षेत्र हैं उन्हें व्यवहारवादी भूगोल, व्यवहार का अध्ययन किसमें करोगे, मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान में आप व्यवहार का अध्ययन करते हो, साइकोलॉजी के अंदर आप उसका अध्ययन करते हो। सामाजिक कल्याण का भूगोल, कल्याण इसमें होगा, अर्थशास्त्र के अंदर कल्याण जो आपका है उसमें होगा। अवकाश का भूगोल, आपको छुट्टी मिल जाए तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि हम कहीं घूमने जाएं, किसके साथ, परिवार के साथ जाओगे, कहाँ जाओगे, किसी ना किसी आप इस स्थान पर जाओगे जिसका संबंध आपका कहीं ना किसी समाज से है, या किसी ना किसी आपका जो है वहां के लोकल एनवायरमेंट से है। तो यहाँ पर आप जो है अवकाश का जो भूगोल है उसका अध्ययन किसमें करते हो, समाजशास्त्र में। सांस्कृतिक भूगोल, तो ये हो जाएगा मानव विज्ञान का पार्ट। लिंग भूगोल, लिंग भूगोल में आप बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्त्री और पुरुषों के बारे में। वो किस में बात करेंगे, वो आप बात करेंगे समाज शास्त्र में तो करेंगे, मानव विज्ञान में भी करेंगे और महिला अध्ययन में भी आप करेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक भूगोल, तो ऐतिहासिक इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास जो आपका है वो जुड़ा हुआ है। आप कहते हो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आप कहते हो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो वो जो युद्ध हुआ था प्लासी का, वो प्लासी है कहाँ, हल्दी घाटी है कहाँ, है ना। हम कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में जो है मुगल सेना जो है वो प्यासी मर गई थी। क्यों मर गई प्यासी, क्योंकि उस समय गर्मी का मौसम था। तो कहीं ना कहीं भूगोल भी उसमें आपका जो है इन्वॉल्व है। आगे बात करते हैं चिकित्सा भूगोल, मेडिकल ज्योग्राफी आपका जो है नया एक पोर्शन इसमें है आपका, और इसमें जो है महामारी जो आपकी है उनका अध्ययन किया जाता है। मेरा खुद का रिसर्च इसी में था। तो हम ये देखते हैं कि कोई महामारी जो है वो किस प्रकार से, किस पैटर्न यानी किस वितरण के रूप में आपकी फैली हुई है, ठीक है। चलिए, और फिर हम बात करते हैं नगरीय भूगोल, तो नगरों का अध्ययन इसमें आपका क्या जाता है। राजनीतिक भूगोल बहुत ही अच्छा एक विषय है ये भी। इसमें आप एक तो लेते हैं निर्वाचन भूगोल, इसका उपक्षेत्र है, और एक आपका है सैन्य भूगोल। और सैन्य भूगोल में साथ में क्या आ जाएगा, सैन्य विज्ञान। हालांकि सैन्य विज्ञान आप जानते हैं सैनिकों के लिए अलग से एक मैप होते हैं, उनके अलग चिन्ह होते हैं, उनको बताया जाता है इस चिन्ह का मतलब ये है। तो इस तरह का जो डिटेल आपको मिल रही है वो कहाँ मिलेगी, सैन्य विज्ञान में। फिर आते हैं जनसंख्या भूगोल, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, जनांकी आपकी जो है वो इसमें आ जाएगी। आवास भूगोल में क्या आ जाएगा, नगर और ग्रामीण नियोजन आपका इसमें आ जाएगा। आर्थिक भूगोल में अगर हम बात करें तो आर्थिक भूगोल का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थशास्त्र से। संसाधन भूगोल, ठीक है साहब। कृषि भूगोल, कृषि विज्ञान हो जाएगा। उद्योग में क्या हो जाएगा, औद्योगिक अर्थशास्त्र आपका हो जाएगा। विपणन भूगोल क्या हो जाएगा, व्यवसायिक अर्थशास्त्र या वाणिज्य हो जाएगा। पर्यटन भूगोल में क्या हो जाएगा, पर्यटन और यात्रा प्रबंधन आपका हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये ध्यान रखना। तो यानी कि ये जो सब आपकी है क्या है, ये आपके क्षेत्र हैं और ये इसके उप क्षेत्र हैं, और इनका संबंध किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान के जो है विषय हैं उनसे है, ये यहाँ पर अपन ने देखा है। चलते अपन आगे, यहाँ से कुछ प्रश्न हम यहाँ जो है इस चैप्टर के कर लेते हैं। जैसे ऐसे एक प्रश्न आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम भी आप कह सकते हो, इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है आपसे साथियों बात कर लेता हूं प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ एक प्रश्न आ रहा है, रुको और जाओ नियतिवाद की अवधारणा किसने दी। तो देखो साथियों, यहाँ पर हम ऑप्शन काटना सीखते हैं। पहले तो कैसे ऑप्शन काटना सीखेंगे यहाँ पर, तो एक आ रहा है विडोल डीला ब्लाश। तो जो विडोल डीला ब्लाश आपका है, इसने क्या दिया था, इसने दिया था मेरे दोस्तों आपका संभववाद। क्या दिया था इसने, संभववाद आपका इसने दिया था। तो ये नहीं हो पाएगा। सैंपल आपका समर्थक नियतिवाद की, रेडजेल आपका समर्थक नियतिवादी है। नव नियतिवाद जो आपका है वो दिया था ग्रिफिथ टेलर ने। एक नंबर आपका सही आंसर बनेगा।
फिर आ जाओ, प्रकृति ने अवसर प्रदान किए और मनुष्य इसका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति मानवीकृत हो जाती है और मानव प्रयास के छापों को वहन करना शुरू कर देती है। यह अवधारणा किसको दर्शाती है? तो दोस्तों यहां पर देखो, प्रकृति ने अवसर प्रदान किए और मनुष्य इनका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति मानवीकृत हो रही है। प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है, वो होता है संभववाद में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे यहां से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूगोल का वर्णन नहीं करता? एक एकीकृत अनुशासन, ठीक है, बिल्कुल है। मनुष्य और पर्यावरण के बीच में संबंध, अंतर संबंधों का अध्ययन, बिल्कुल सही बात है। द्वैतवाद के अधीन है, बिल्कुल। भौतिक और मानव। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है। अरे भैया बिल्कुल गलत, तुम तो बिल्कुल गलत हो। प्रासंगिक है, प्रासंगिक है साथियों, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? सामाजिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है साथियों। तो यहां पर जो है संसाधनों का भूगोल, अर्थव्यवस्था दिख रहा है, निर्वाचन राजनीति का पार्ट हो जाएगा, पर्यटन समाजशास्त्र का पार्ट हो जाएगा। यहां पर ऐतिहासिक भूगोल जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक भूगोल का एक उपक्षेत्र हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। चिकित्सा, ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल या आपका सैन्य भूगोल। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो यहां अगर हम बात करें तो यहां पर हम पढ़कर आए, चिकित्सा भी है, इतिहास भी है, सांस्कृतिक भी है, सैन्य नहीं है। सैन्य अलग से आपका है, ध्यान रखना। तो सैन्य आपका जो है यहां पर डी वाला आंसर राइट मेरे दोस्तों बनेगा। चलिए, यहां पर हो जाएगा आपका सैन्य। आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत को किस विचारधारा ने नियोजित किया? मार्क्सवादी विचारधारा को किस सिद्धांत को किस विचारधारा ने आपका नियोजित किया दोस्तों? यहां पर तो यहां पर आप देखेंगे तो मार्क्सवादी की जब बात करते हैं तो वेलफेयर, कल्याण वाली बात में नहीं था इसका नाम, बिहेवियर में भी नहीं था इसका नाम, रेडिकल में था। रेडिकल में इसका नाम था, बिल्कुल सही। रेडिकल आपका जो है ये आपका हो जाएगा। देखो सारे प्रश्न अपन जो कर रहे हैं ये प्रश्न आपने कहीं ना कहीं पढ़े थे साथियों, याद अभी आ जाएगा आपको, याद आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये कार्ल मार्क्स आ गया और यहाँ पर आपका रेडिकल आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी आपने पढ़े हैं, उन्हीं से अपन प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? नहीं पूछा है। संसाधनों का भूगोल, अवकाश का भूगोल, कृषि का भूगोल या उद्योगों का भूगोल। सिंपल है, आई थिंक ये भी आप कर पाएंगे इसमें, क्योंकि आर्थिक भूगोल में अर्थ की बात करोगे, संसाधन से अर्थ मिलता है, कृषि से मिलता है, उद्योग से मिलता है, लेकिन अवकाश से नहीं मिलता है, समाजशास्त्र में जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस विचारधारा ने जातीय, नस्ल और धर्म पर आधारित सामाजिक श्रेणियों पर जोर दिया है? ये प्रश्न में अभी आपको बताया था जस्ट, है ना? तो मैंने बताया था कि आप प्रत्यक्ष अनुभव करो। प्रत्यक्ष अनुभव आपका वेलफेयर में नहीं हो रहा है, तो कल्याण की बात करता सीधे ही दे दो बस। रेडिकल में नहीं होता, ये तो कह रहा है असमानता है गरीब और अमीर के बीच में। लेकिन बिहेवियर जो आपका स्कूल है ऑफ थिंक है, ये कह रहा है कि आप प्रत्यक्ष अनुभव करके आप इन चीजों की बात कर सकते हो। फिर आ रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति या आपका अन्वेषण और विवरण। तो मैंने बताया था अन्वेषण विवरण आपका हुआ है, स्थानीय संगठन में काम हुआ है, क्षेत्रीय विभेदन भी आपका हुआ है, मात्रात्मक क्रांति का समर्थन नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका नहीं होगा उपागम, ये वाला। नंबर 10, मानव भूगोल में सामाजिक कल्याण विचारधारा की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। सामाजिक कल्याण, अरे नाम से पता लग रहा है सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण कैसे होगा? वेलफेयर होगा तो कल्याण होगा, बिल्कुल दोस्तों। यहाँ पर वेलफेयर, तो ध्यान रखना। सामाजिक कल्याण क्या बोला कि भैया इनको जो है स्वास्थ्य दे दो, शिक्षा दे दो, है ना, और आवास दे दो। ये बात कौन कर रहा है? आपका सामाजिक कल्याण की बात हो रही है यहाँ पे। अब ये जो अपन पढ़कर आए थे बेंदा वाला एक पैराग्राफ, मैंने सारी बात बताई थी आपको, उसी पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर। जलवायु परिस्थितियों को मानव किस प्रकार नियंत्रित कर रहे हैं? शीशे का घर बनाकर, हवा की स्थिति का उपयोग करके, ए व बी दोनों, या ऊपर में से कोई नहीं? तो हम जलवायु परिस्थिति को बना रहे हैं ना अपने योगी, कैसे बना रहे हैं? शीशे का घर बनाकर, बिल्कुल कर रहे हैं। आपको याद आ रहा होगा केरी ने क्या किया था, कह रहे थे कि उसका जो ऑफिस है वो कैसा है, गुम्मद के नीचे है, जो आपका सूर्य के प्रकाश को आने देता है और हिम को बाहर रखता है। तो भैया तुम तो कर रहे हो, बिल्कुल सही है। हवा की स्थिति का उपयोग करके, बिल्कुल सही कर रहे हैं अपन, है ना, विंड एनर्जी बना रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ए और बी आपका
दोनों राइट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मनुष्य द्वारा प्रकृति को बदलना संभव बनाती है? संगठन द्वारा, नियम से, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर प्रश्न को वापस पढ़ लेते हैं एक बार। निम्न में से कौन सी वस्तु मनुष्य द्वारा प्रकृति को बदलना संभव बनाती है? मैंने बोला तकनीक। तकनीक से हो सकता है। गर्मी लग रही है, चला दिया आपने पंखा, चला दिया आपने एसी, इससे हुआ? तकनीक से हुआ। तो प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आप चेंजेस ला सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति के मानवीकरण से क्या तात्पर्य है? जलवायु में परिवर्तन, जलवायु पर पूर्ण नियंत्रण, आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति को संशोधित करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान से दोस्तों पढ़ेंगे। प्रकृति का मानवीकरण, तो अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति में चेंज लाना, संशोधन करना, ये आपका हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, संभववाद जिस तरह से हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मानव भूगोल को मानव समाज और पृथ्वी की सतह के संबंधों के अध्ययन के रूप में किसने परिभाषित किया है? बड़ा ही सिंपल प्रश्न है ये तो आपका, कि मानव भूगोल को मानव समाज और पृथ्वी की सतह के संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। तो मानव समाज की बात और जो आपका जो संबंध की बात जो है मूलतः किसने की? आपकी कही है रेडजेल ने, जबकि सैंपल ने कहा था अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव या क्रियाशील मानव। ठीक है, चलिए ये तो आया नहीं था अपने यहाँ। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। नवनियतिवाद जो शब्द है वो किसने गढ़ा? नवनीतिवाद, रुको और जाओ संकल्पना, ये कहां से आई? ग्रिफिथ टेलर द्वारा आई। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा आपकी आई है। एक बात मैं आपसे और कर लेता हूं साथियों, इस तरह का पैराग्राफ देकर आपसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर, ये ध्यान रखना। तो ऐसे प्रश्न जो आपसे पूछ सकता है, तो ये आपका जो है साथियों प्रश्न अंतिम था। और आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो चैप्टर फर्स्ट अपना यहाँ पर होता है पूरा। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी वापस चैप्टर सेकंड में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।